बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशंस केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हमने पहले जानना है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये फिनोमेना सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी पड़ती हैं उस रिएक्शन के हवाले से। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। किसी भी सब्सटेंस की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से मुराद क्या है कि उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट। एक रिलेशनशिप है ये किसके दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मैसेज के दरमियान या मोल्स के दरमियान। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि आपके पास इतने मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट्स कर रहे हैं और इतने मोल्स आपके पास प्रोडक्ट के बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया प्रैक्टिकली, हम सिर्फ पेपर वर्क कर रहे हैं। तो पेपर वर्क पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम इतने मोल रिएक्टेंट के यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि एंड ऑफ रिएक्शन वो स्टेज होगी उस रिएक्शन की जिसमें मज़ीद प्रोडक्ट की अमाउंट जो है उसमें इजाफा होना या रिएक्टेंट की अमाउंट जो है उसमें कमी आना बंद हो जाए। ठीक है, यानी आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी और आपके पास बन रहा है C प्लस डी। तो अगर आपने इसके 10 मोल लिए हैं और इसके 0 मोल हैं आपके पास, तो जब आप जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा आप इनकी कंसंट्रेशन चेक करते रहेंगे। ठीक है, जब कंसंट्रेशन आप चेक करेंगे तो जब मजीद चेंज इन कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो जितनी डिक्रीज होनी है, इसको 6 मोल तक वो डिक्रीज हुई है और इसके 4 मोल्स बन गए हैं, तो फर्दर डिक्रीज नहीं हो रही प्रोडक्ट। आप बार बार चेक कर रहे हो लेकिन रिएक्टेंट जो है उसके अमाउंट में फर्दर डिक्रीज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब मजीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और प्रोडक्ट हमारा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी आपने चेक करनी है। अब आप ये भी अमाउंट जब चेक करते हैं तो आपने उस अमाउंट को इस स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट के साथ कंपेयर करना है कि आपने जो कैलकुलेट की थी आया वो अमाउंट उतनी ही बनी है प्रोडक्ट की या उससे कम बनी है। अगर तो वो उतनी बनी है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और प्रोडक्ट आपके पास जितनी बननी थी मैक्सिमम उतनी बन चुकी है। लेकिन अगर ये अमाउंट जो है प्रोडक्ट की स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम आ रही है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब रेट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश हो गया हुआ है और अमाउंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर आप चेंज नहीं करते तो ये कुछ कंडीशंस हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि अगर इतने मोल्स रिएक्टेंट्स हैं तो हमारे पास कितने मोल्स प्रोडक्ट्स के बनेंगे। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने देखना है कि केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है उसमें रिएक्टेंट की अमाउंट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है, तो कहाँ पर जाकर उसमें डिक्रीज होना बंद हो गया है, जहाँ पर जाकर जिस टाइम पर उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, उस वक्त क्या होगा कि आपके पास रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। उस वक्त आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेक करनी है कि वो कितने मोल्स बना है। अगर वो उतना ही मोल बना है जितना स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट में आपने बनाया था पेपर वर्क पे, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर उससे कम मोल्स बने हैं प्रोडक्ट के तो इट मीन्स कि आपके पास रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है, यानी प्रोडक्ट जो बनी थी वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, यानी फर्दर उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो ये छोटा सा टॉपिक था कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी करना है यूनिट्स ऑफ केसी। केसी क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट्स हमें डिस्कस करनी है कि इसकी यूनिट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी और हमारे पास क्या बन रहा है, C प्लस डी बन रहा है। इस रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन हमने लिखी थी
concentration of C into D divided by concentration of A into B। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि अगर हम कंसंट्रेशंस को यूनिट्स की टर्म में लिखें, यानी ये एक स्क्वायर ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब को, तो यूनिट्स की टर्म्स में लिखें तो हमारे पास एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या है कि ऑल यूनिट्स आर कैंसल्ड, यानी तमाम यूनिट्स जो है वो क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। और सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑल यूनिट्स आर नॉट कैंसल्ड। तो जब तमाम यूनिट्स कैंसल्ड हो जाएंगी तो KC हैज नो यूनिट, KC की कोई यूनिट नहीं होगी जब तमाम यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर तमाम यूनिट्स कैंसिल नहीं होती तो KC हैज यूनिट, KC की क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक है, इस सिलसिले में हमारे पास एग्जाम्पल है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। अगर हम इस रिएक्शन की KC लिखें तो इस रिएक्शन की KC किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NO2 की पावर 2। अब ये जो कोफिशिएंट है ये इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4। अब इसके साथ कोई मोल्स नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं होगी। अब हम लिखेंगे इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में, इसको खोल के इसके यूनिट्स की टर्म्स में। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर ब्रैकेट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप खोल के लिखें तो ये 2 दफ़ा मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो एक दफ़ा ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और KC की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो इस रिएक्शन में हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी पूरी हो रही है कि KC की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट्स टू गिव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी KC अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड और उसका कोफिशिएंट उसकी पावर बन जाएगी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स को पुट करेंगे, तो KC इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका ये स्क्वायर है तो ये इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा। एक स्क्वायर ब्रैकेट हाइड्रोजन की मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट आयोडीन की मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 ऊपर है। ठीक है, तो KC जो है इसकी नो यूनिट। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी पूरी हो रही है वो कौन सी पूरी हो रही है, ऑल यूनिट्स आर कैंसिल। ठीक है, अब आप लोग की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स एज ए न्यूमेरिकल होती हैं। ठीक है, और उन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास 9.1 एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अमोनिया सिंथेसिस। ठीक है, जब अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन तो 2NH3, आपने इसके लिए KC की यूनिट को ड्राइव करना है। ठीक है, तो पहले आप इसकी KC लिखेंगे, NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू हाइड्रोजन की पावर 3। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको रिप्रेजेंट करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप इकट्ठा भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हाइड्रोजन की पावर क्या है, 3। इसका मतलब है कि इसकी कंसेंट्रेशन की यूनिट्स को हमने 3 दफ़ा लिखा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप अगर क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक यूनिट पूरी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक
मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों को अगर मैं इकट्ठा करके देखूँ तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये मोल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा मोल -2। ठीक है, डेसीमीटर पर क्यूब है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3 और +3 और 2 तो +6। ठीक है, 3 × 6 तो ये आ जाएगा मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर +6। क्लियर हो गया ये। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल है 9.2। 9.2 एग्जाम्पल है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस मिक्सचर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट इक्विलिब्रियम contains 0.0045 moles of dinitrogen tetroxide and 0.030 moles of nitrogen dioxide। ठीक है, आपके पास कोई है N2O4 और ये बना रहा है 2NO2। आपको जो इसके मोल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 0.0045 मोल। ठीक है, और जो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं वो है 0.030 मोल। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने पहले इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का जो है वो कैलकुलेट करना है। समझ आ गई। और आपके पास जो इसका वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है 1 dm³। ठीक है, अब आप देखिए इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, Kc = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4। या इसकी Kc एक्सप्रेशन। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 जो है उसमें आपने कंसंट्रेशन पुट कर देना है तो ये 0.0045 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह 0.030430 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन ही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इनकी। NO2 0.030 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का अब ये स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय N2O4 है 0.0045 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इसको 0.030 को आप 0.0045 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 0.20 और आगे यूनिट आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये Kc वैल्यू आ जाएगी इस रिएक्शन की। समझ आ गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 9.3। प्रॉब्लम है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन। ठीक है, हाइड्रोजन का भी 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है और ये बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो कितना है, अगेन 1 डेसीमीटर क्यूब जो है उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें ये रखी हुई है गैसेस। इक्विलिब्रियम पर आपके पास 1.56 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं। 1.56 मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपके पास जो है Kc आपने इस रिएक्शन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय उसकी पावर 2 आ जाएगा कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपने इसका भी 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है और यहाँ पर ये बन रहा है इक्विलिब्रियम पर 1.56 मोल्स बन रहा है, यानी टोटल आपके पास ये 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन को आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 1.56 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 0.22। अब ये 0.22 कैसे आएंगे आपके पास, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस किए हैं। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी यूनिट्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगी और आपने इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.3 और यहाँ पर Kc की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये यूनिट्स क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो
आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा।